दीपाली राणा और आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल निवेश से रिद्धि सिद्धि। और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद यही करते हैं कि आपका आगे का समय मंगलमय हो। लेकिन इस शो के जरिए हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि अगर अब तक आपने निवेश का श्री गणेश नहीं किया है तो आज से अभी से निवेश की शुरुआत कीजिए। कब कहाँ कैसे निवेश की शुरुआत करनी है यही इस शो में हम समझेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं दो मेहमान। इस स्पेशल शो में हमारे साथ हैं राधिका बिनानी जो कि चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं पैसाबाजार.com से, साथ ही क्षितिज महाजन हैं जो कि CEO हैं कंप्लीट सर्कल से। स्वागत है आप दोनों का ही और आप दोनों को ही हैप्पी दिवाली और ढेर सारी शुभकामनाएं। और इनफैक्ट क्षितिज, आप तो पहले भी शो से एसोसिएटेड रहे हैं और हमने जब भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए शोज़ किए हैं अभी भी जो अवेयरनेस है इन्वेस्टर्स के बीच में वो काफ़ी कम है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी भी शुरुआत करने से डरते हैं और काफ़ी ऐसे जो शुरुआत कर चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी इस स्पेशल शो के ज़रिए इन तमाम कन्फ्यूजन्स को दूर करने की। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे और इन्वेस्टमेंट की ABCD समझेंगे कि अगर आज से अभी से किसी को शुरुआत करनी है निवेश की तो कैसे शुरुआत करे, लमसम पैसा डाले, SIPs करे, क्या स्ट्रैटेजी रखे। तो दीपाली, सबसे पहले तो आपको और राधिका को दीपाली की शुभकामनाएं एंड आपके सभी व्यूअर्स को भी। एंड आई थिंक लॉट ऑफ वर्क हैज़ बिन डन। मैं तो ये बोलूँगा दैट आपके शोज़ के द्वारा और बाकी शोज़ के द्वारा जहाँ बहुत एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, कम से कम 4 करोड़ का वो आंकड़ा यूनिक फोलियोस का तो क्रॉस हुआ है म्यूचुअल फंड का, बट अभी जर्नी बहुत लंबी है। बट येस, यंग इंडिया है, यंग इन्वेस्टर्स हैं और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सही तरह से मार्गदर्शन किया जाए कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूंगा जो पहली बार आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में या इन्वेस्टमेंट में आ रहे हैं, वो चाहे प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड का ले रहे हैं, इक्विटी का ले रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, वो SIP के थ्रू करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू करें। क्योंकि मार्केट्स भी इस समय वैल्यूएशन चाहे ओके हैं बट ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, तो मुझे लगता है SIP एक सही जरिया है। अगर आपके पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है तो उसको भी आप SIP रूट के थ्रू कर सकते हैं, जिसको हम STP बोलते हैं, जिसको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं। आज की डेट में कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जिसके थ्रू पता चल पाए कि फंड्स कैसा कर रहे हैं। सिर्फ हमारे पास उनकी पास्ट परफॉर्मेंस आती है, पर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हिसाब से कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो बता सकता है कि ये फंड्स कैसे करेंगे। बट अगर आप बेसिक थोड़ा एनालिसिस करें फंड्स का तो आपको पता लग सकता है। जैसे आज स्मॉल और मिड कैप पिछले 3 साल में अच्छा किए हैं एज ए फंड्स कैटेगरी। सो स्मॉल कैप की कैटेगरी काफ़ी फंड्स जो हैं वो 25% प्लस कंपाउंडिंग के आसपास हैं 3 साल में। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क होना है कि अगर आप लमसम पैसा भी डाल रहे हैं तो 6 महीने की STP करें। कोई भी आपका गोल प्लान स्मॉल और मिड कैप फंड के लिए 10 साल प्लस का होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 1-2 साल का आपको जेस्टेशन पीरियड लंबा हो अब यहाँ से परफॉर्म करने के लिए। सो अगर आपका मंथली कैश फ्लोज है वो डिफाइन करें और SIP करें, और अगर आपके पास लमसम है तो STP करें। और SIP भी जब आप करें तो एक लार्ज कैप फंड या फिर निफ्टी फंड ले सकते हैं, आप इंडेक्स फंड ले लीजिए और मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स लेके लार्ज मिड कैप फंड लीजिए। बिकॉज ओवरऑल बास्केट में आपको स्मॉल और मिड कैप का एक्सपोजर मल्टी कैप से और स्मॉल एंड मिड कैप से भी लार्ज मिड कैप से भी मिल जाएगा। तो यानी SIP के थ्रू करें, राइट, लमसम पर फोकस ना करें। एक चीज़ क्विकली और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मार्केट अभी ऊपर है तो भी पैसे डालें क्या नहीं डालें, अभी नीचे आ रहा है तो डालें कि नहीं डालें। अगर हम SIP कर रहे हैं तो क्या इन बातों पर गौर करना ज़रूरी है, फिर कभी भी शुरुआत कर सकते हैं? SIP का यही ब्यूटी है। मैं ये मानता हूँ दैट काफ़ी लोग सोचते हैं कि जब मार्केट गिर रही होती है तो SIP का फ़ायदा क्या है, पर आप देखिए जब मार्केट गिर रही है तो आपकी इनपुट वैल्यू जो है वो कम पैसे कम वैल्यूएशन पे आ रही है। तो आप एवरेज आउट की जो बात करते हैं वो डाउनवर्ड एवरेज आउट आपका बेटर रहता है। अगर आपने कोई चीज़ 12 रुपये की NAV पे ली है, जो म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू होता है, अगर वो 11.5 या 11 पे आ गए किसी कारणवश तो आपको इनफैक्ट एक डिस्काउंटेड NAV मिल रहा है, आपको यूनिट ज़्यादा एलोकेट हो रहे हैं। तो आई थिंक तरीका यही है कि जब भी मार्केट गिरती है उसमें आप टॉपअप की ऑप्शन रखें, चाहे वो SIP के थ्रू रखें या लमसम के थ्रू रखें। बट गिरती मार्केट आपके SIP के लिए बेटर है ना कि खराब है। बट इवेंचुअली क्योंकि आप गोल ओरिएंटेड SIP कर रहे हैं तो जो भी यंगस्टर, जो आपने मेरे को बोला SIP और STP की बात करी, बट वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको एक गोल के साथ अटैच कर दें, नहीं तो वो उनको लगेगा कि इसका एंड क्या है। आपको एक एंड गेम तो डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ इस मेरी जो इन्वेस्टमेंट का है एंड गेम क्या है। तो वो अगर गोल के साथ अटैच कर देंगे तो और गिरती मार्केट में अगर आपको NAVs बेटर मिलेंगी तो आपका परफॉर्मेंस बेटर ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, चलिए तो शुरुआत की बात हुई कि SIP के थ्रू करना चाहिए, लमसम पैसा है तो आप STP के थ्रू भी डाल सकते हैं। टाइमिंग ना करें मार्केट की, क्योंकि SIP की
खासियत यही है। अच्छा, अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें राधिका, तो एक अच्छी बात यह है कि अब हम छोटे शहरों से भी इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट आते हुए देखते हैं। ऑल्दो हमारी ट्रेडिशन यही रही है सदियों से कि प्रॉपर्टी प्लस गोल्ड यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बट अब अवेयरनेस बढ़ रही है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टर्स छोटे शहरों से भी आ रहे हैं। लेकिन आइडियल एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे क्षितिज ने कहा कि आप पैसे डालते भी हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो भी रिव्यू करना इंपॉर्टेंट होता है, तो रिव्यूइंग या फिर रीबैलेंसिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? पहले मैं एसेट एलोकेशन के बारे में बात करती हूँ। एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए वो अलग अलग जन का अलग अलग होगा। इट प्राइमरी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट आपके होराइजन क्या है। इफ आई एम से 45 देन माय होराइजन विल बी रिटायरमेंट तक से 15 मोर इयर्स, वेयर एज इफ समबडी इज 25 उनका होराइजन होगा 35 इयर्स। सो आपके होराइजन क्या है, दैट इज द नंबर वन डिटर्मिनेंट ऑफ एसेट एलोकेशन, बिकॉज द लॉन्गर यू हैव द बेटर द एसेट एलोकेशन विल बी डिफरेंट। सेकेंड इज व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट, बिकॉज किसी के पास 100 रुपया है, पूरा 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के पास 1000 रुपया और वो 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो द वे दे विल लुक एट द 100 रुपया इज वेरी डिफरेंट। सो अपना रिस्क एपेटाइट क्या है, दैट विल बी द सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ एसेट एलोकेशन। सो इट्स वेरी डिफरेंट फॉर ईच पर्सन। जैसे पांचों उंगलियां समान नहीं होते हैं, वैसे एसेट एलोकेशन सबके लिए समान नहीं होता है। दैट इज पॉइंट नंबर वन। सेकंड पॉइंट ऑफ एसेट एलोकेशन इज हर समय भी सेम नहीं होता है, इसीलिए रिव्यू, आपने सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था, रिव्यू का पॉइंट आ जाता है। जो हम 25 ईयर्स में जो एसेट एलोकेशन बनाते हैं, 30 इयर्स में वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज आई माइट हैव 2 किड्स, आई गेट मैरिड, फिर कुछ हेल्थ इश्यू आ गया, तो फिर मेरा एसेट एलोकेशन उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट आपने एक बार बना के छोड़ दिया, फिर इट शट इट फॉरगेट इट नहीं होता है। इस पे यू हैव टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर। मैं बोलती हूँ अराउंड रोज मॉनिटर भी कर सकते हैं, बिकॉज आज के दिन तो सब मोबाइल कनेक्टेड जमाना है, उस पर रोज कुछ खरीदो बेचो, दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। जैसे अपने हेल्थ चेकअप करते हैं, वैसे पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। Once in 6 months at least you should look at what is your asset allocation, whether it is as per plan, and then जो changes करवाना होता है वो change होता है, वो चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड रीजन वाई एसेट एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट, सपोज आपने 50 रुपया इक्विटी में डाला और 50 डेट में डाला, इक्विटी विल गो फास्टर, सो वो क्या हो जाएगा, एक साल बाद 50 इट विल बिकम 60% एंड 40% हो जाएगा, आपका वेटेज चेंज हो जाएगा, बिकॉज सबका अलग अलग ग्रोथ रेट है। सो उस टाइम में आपका क्या एसेट एलोकेशन होना है वो डिटरमिन करने के लिए भी रिव्यू करना बहुत जरूरी है। ओके, तो यानी एसेट एलोकेशन काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, आपका एज, आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट, आपका होराइजन क्या है। लेकिन एज की अगर बात करते हैं तो क्षितिज से समझ लेते हैं कि अलग अलग एज ब्रैकेट्स के लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ऑल्दो आमतौर पे हम मान के चलते हैं कि अगर आप 60-65 साल के हैं तो आप इक्विटी में एक्सपोजर कम लीजिए, बट यहाँ रोल आ जाता है कि आपका होराइजन क्या है, क्योंकि योर मनी शो में भी काफ़ी कॉलर्स ऐसे हमारे पास आए जो 65-70 ईयर्स ऑफ एज है एंड दे आर लाइक फुल्ली इन्वेस्टेड इन अग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट बिकॉज कि उन्होंने वो पोर्टफोलियो अपने ग्रैंड किड्स के लिए क्रिएट किया है। तो अगेन होराइजन एंड योर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन जनरल अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करें अलग अलग एज ब्रैकेट्स के लिए, यंग इन्वेस्टर्स के लिए, मिडिल एज इन्वेस्टर्स के लिए, ओल्ड एज इन्वेस्टर्स के लिए, तो उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किस तरीके का दिखना चाहिए? सो आई थिंक राधिका ने बहुत सिंप्लीफाई किया है एसेट एलोकेशन को एंड बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। आप कभी भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, सबसे पहले आप गोल प्लान, आपने गोल डिसाइड कर लिया कि मेरे गोल्स क्या है लाइफ के, मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ। अब वो गोल एसेट एलोकेशन से पहले डिफाइन इसलिए करना जरूरी है कि आपके गोल तो हो जहाँ पे आपको 13-14% का रिटर्न चाहिए, और एसेट एलोकेशन आप कर रहे हो कि मैं तो सेफ चलना चाहता हूँ, तो आपके गोल वो पूरे नहीं हो सकते हैं। तो आप तो या तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा करें और फिक्स इनकम में करते रहें, पर फिक्स इनकम आपको 6-7% ऊपर नहीं देगा और टैक्स एफिशिएंट भी नहीं है। इक्विटी जो है आपका टैक्स एफिशिएंट भी है क्योंकि लॉन्ग टर्म 10% ही है। तो आपने गोल डिफाइन किए, थोड़ा सा ट्वीक किया एसेट एलोकेशन कि हाँ आई हैव टू टेक लिटिल बिट मोर रिस्क, और मैं वो क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ज़्यादा इक्विटी प्योर में नहीं डालना चाहता तो मैं बैलेंस एडवांटेज फंड ले लेता हूँ। आपने एसेट एलोकेशन डिफाइन कर दी जैसे राधिका ने बताया, एंड ये बहुत फ्लूइड है, यू नो, एज पर एज, एज पर लाइफ में क्या इंसिडेंट्स होने चेंज हो रहे हैं। अब गोल हम सेट करते हैं और अब एज की ब्रैकेट के हिसाब से आता है जो आपने बोला। तो आई थिंक इफ़ यू आर यंग एंड इट्स अ यंग कंट्री, 40 करोड़ पीपल अराउंड 20 ईयर्स के नीचे जो है हमारे, आप 20 ईयर्स से 30 ईयर्स के ब्रैकेट में अगर आप देखते हो एंड यू आर स्टार्टिंग न्यू,
तो आई एडवाइज दैट 20% ईच इन दीज 5 कैटेगरीज, जहाँ पे आप लार्ज कैप फंड ले लीजिए या निफ्टी, मैं तो कहता हूँ इंडेक्स फंड लीजिए, आप एक मल्टी कैप फंड लीजिए जिसके थ्रू आपको स्मॉल और मिड कैप का एक्सपोजर भी मिल रहा है। आप एक फोकस फंड कैटेगरी लीजिए जो एक पीएमएस की तरह काम करता है, अगर आप देखें, क्योंकि वो फोकस नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स कम होते हैं। आप लार्ज एंड मिड कैप लीजिए और साथ में आप स्मॉल या मिड कैप में से कोई एक ब्रैकेट ले सकते हैं। जब आप 30+ पे जाते हैं तो आप थोड़ा मेच्योरिटी आती है, एज इन्वेस्टमेंट आपकी मेच्योरिटी आती है, एंड लेट्स से आपका इक्विटी का रिस्क एपेटाइट सेम है जो पहले था, एंड बिकॉज अगर एक बार पैसा बन जाता है और 1-2 साइकिल्स आप देख लेते हो मार्केट के करेक्शन के, तो आप पक्के हो जाते हो, मतलब से कहते हैं कंफर्मेशन आ जाता है, एम्प्लॉय बन जाते हैं कंफर्म आप, तो उसमें आप लार्ज कैप को ख़त्म कर सकते हैं अपने बास्केट में से। आप उसमें मल्टी कैप में 10% इंक्रीज करके आप 10% स्मॉल और मिड कैप में ज़्यादा ले सकते हैं, जो कैटेगरी में आप एलोकेशन कर रहे हैं। एज यू क्रॉस 40, व्हेन यू हैव अ फैमिली, किड्स, सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उस समय अगेन यू कैन ऐड लार्ज कैप बैक टू योर बास्केट। आप लार्ज कैप या निफ्टी फंड आप ऐड कर सकते हैं और स्मॉल और मिड कैप में एलोकेशन जो है 10% कम कर सकते हैं। बाकी आप चाहे इंटैक्ट रखें बीच में। दीज आर द कैटेगरीज विच विल कीप ऑन मेकिंग यू प्ले। एज यू क्रॉस 50, देन आप स्मॉल और मिड कैप एज ए कैटेगरी को माइनस कर दीजिए अपने बास्केट में से, आप उसको मल्टी कैप, फोकस और बाकी कैटेगरी के थ्रू प्ले करें। यस, आई थिंक सो पीपल से दैट इक्विटी जो है वो बड़ी एज के लोगों के लिए नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, बिकॉज इक्विटीज़ आपके, देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट का कोर पर्पस है कि आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए और आपको लिक्विडिटी चाहिए अपने हाथ में। रियल एस्टेट और इक्विटी ही 2 एक्सपेंडिंग एसेट क्लास है। रियल एस्टेट है जहाँ पे आप खेती करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ऑफिसेज बनाते हैं, टावर्स बनाते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, तो एक्सपैंड करता है। और दूसरा इक्विटी अंडरलाइंग बिजनेस, या तो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है या सर्विस दे रहा है। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो बड़ी एज में भी जो लोग हैं वो थोड़ा सेफर साइड ऑफ इक्विटी में आ जाएं, जैसे लार्ज कैपिश साइड पे आ जाएं या बैलेंस फंड्स में आ जाएं, क्योंकि कल को उनको उसमें से पेंशन भी चाहिए। तो बहुत ब्यूटीफुल टूल है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसके थ्रू वो मंथली बेसिस पे अपनी पेंशन भी ले सकते हैं। तो आई थिंक इक्विटीज are like diamonds, and being 2 females with us, उनसे बेटर कौन समझ जाता है? Diamonds are forever, equities are forever. That's all. क्योंकि जब अंडरलाइन बिजनेस जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, तो आप अपना पोर्टफोलियो खत्म करने की बात क्यों कर रहे हैं? बट येस, आपको अपना सेफ्टी देखना है, जैसे राधिका ने बोला, एसेट एलोकेशन के हिसाब से आप सेफर साइड पे आते चाहिए इक्विटी साइड के, एंड create wealth for yourself. तो चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ एक व्यूअर को और कम कर देते हैं, इक्विटी वर्सेस डेट। आपके हिसाब से राधिका क्या एडवांटेजेस हैं दोनों की? So I also agree with Kshitij in this. Equity का अपना पार्ट है. Of course, all the instruments have their own place under the sun. But equity में क्या है? डेट क्या है? आपके जो रिटर्न है, मैक्सिमम इन्फ्लेशन, आप टैक्स एफिशिएंट और सब भी करके आपके इन्फ्लेशन तक भी बहुत मुश्किल से बीट होता है, बट उसके पीछे अपसाइड है ही नहीं। बट इक्विटी में क्या है? पीपल लाइक अस हु आर वर्किंग इन दोज कंपनीज, क्रिएटिंग वेल्थ फॉर पीपल। जो अपना सबका मकसद क्या है? वेल्थ क्रिएशन। जो वो वेल्थ क्रिएशन होना है वो इक्विटी से ही हो सकता है, बिकॉज देयर इज एंटरप्राइज बिहाइंड कंपनीज, जो ब्लू चिप कंपनीज है, उसके पीपल पीछे पीपल लगे हुए हैं, उसको कैसे बढ़ाना है, उनका अंडरलाइंग एसेट समझ में भी आता है कि कौन सा बिजनेस में है वो, इसीलिए दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। सो इक्विटी का एडवांटेजेस ये है कि इट हैज गिवन इमेंस अर्निंग पोटेंशियल, लिक्विडिटी है, टैक्स एफिशिएंट है, लॉन्ग टर्म में प्रिटी टैक्स एफिशिएंट है, एंड होपफुली और होता जाएगा विद बेटर रेगुलेशंस, एंड विजिबिलिटी है, यू नो व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग इनटू। डेट में while there is advantages because it has fixed income, it has its place for a certain percentage of portfolio. Apart from that, advantage is only that the disadvantage is that it doesn't provide the wealth creation opportunity. ठीक है, अपनी अपनी एसेट क्लास की अलग अलग रेलेवेंस इंपॉर्टेंस होती है, आपके रिस्क एपेटाइट, आपके होराइजन, इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो अब तक हमने यही समझा कि कब कहाँ कैसे शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार फोकस करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं उनको सिक्योर करना कितना इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, और साथ ही साथ अब दिवाली का मौका है तो सोने की बात तो होना ज़रूरी है। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर भी राधिका की राय लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद चल वापस आते हैं। स्पेशल निवेश से रिद्धि सिद्धि, और हमारे साथ है क्षितिज महाजन, साथ ही राधिका बिनानी हमारे साथ बनी हुई हैं, और हम बात कर रहे हैं कि आप अपने कैसे बेटर और एक परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ से आगे जाते हुए कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। ये भी एक बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू नॉलेज भी और इन्वेस्टमेंट भी, और हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सिक्योर करना भी बाय अ गुड प्लान।
तो क्या इंश्योरेंस को भी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पे देखें एक इन्वेस्टर, क्या कहेंगे? दिवाली, इनफैक्ट इंश्योरेंस गोल्ड प्लान का फर्स्ट स्टेप है। इन्वेस्टमेंट तो बाद में आएगा। आप मानिए एक ब्रेड अर्नर है घर का, जो जॉब कर रहा है और उन्होंने पूरा प्लान बना रखा है कि मेरी इतनी सिप जाएगी या मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा और और मेरा इतना कॉपस इकट्ठा होगा, मेरे ये गोल सारे पूरे होंगे। बट इवेंचुअली अगर आप देखिए, अगर किसी कारणवश वो इंसान ही नहीं रहेंगे तो पूरा परिवार के ऊपर क्या बीतेगी? आपके पूरे प्लान्स जो है वो जीरो डाउन जो आपने केयर कर रखे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्लान है कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, और वो आपको अपनी नेक्स्ट 15 से 20 अर्निंग्स का जो भी आपको दिख रहा है कि आपकी 15 से 20 की साल में आप कमाने वाले हैं, कम से कम उतना कवर आपको लेना ही लेना है टर्म इंश्योरेंस अपना। और इंश्योरेंस में आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की ही ज़रूरत है। टर्म इंश्योरेंस इसलिए कि जो आपने प्लान बना रखे हैं अपने लिए, वो किसी भी कारणवश कुछ अगर प्रॉब्लम आती है वो पूरे हों। और हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए कि आप जीवित हैं पर आपके साथ कोई आपत्तिजनक कोई घटना हो गई है, तो उसके कारण आप अगर जॉब में नहीं है या काम नहीं कर पा रहे तो आपकी एग्जिस्टिंग सेविंग्स ना खाई जाए, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। तो पहले 2 स्टेप्स हैं। आप जब अपना पूरा गोल्ड प्लान बनाते हैं उसमें आप इंश्योरेंस के 2 पैरामीटर्स जो हैं वो आपको चाहिए ही हैं, ताकि आप अपना फ्यूचर प्लान भी सिक्योर कर सकें और फ्यूचर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी सिक्योर कर सकें। कोविड में मैंने देखा है, मतलब इनिशियली अगर आपको याद हो, वेव 1 में हॉस्पिटलाइजेशन में 13-14 लाख रुपए पर पर्सन लग रहे थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि इलाज क्या है। सो आज कितने हाउसेस में लोन आया है उस कारण से, या कितनी जगह घर बिक जाते हैं अगर कोई लंबी बीमारी आ जाती है तो, और लोग लगता है मैंने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो मेरा काम हो गया। बिल्कुल गलत। किसी की आय अगर 25-30 हज़ार भी है, मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप यंग हैं आज की डेट में तो जहाँ तक हो सकता है कम से कम 20-25 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। और आप अपनी कंपनी के इंश्योरेंस पे डिपेंड नहीं कीजिए। मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ बोलना चाहता हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं मेरे तो कंपनी ने मुझे टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर रखा है। आप लोग भी सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपका इंडिविजुअल पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए, क्योंकि वो इंश्योरेंस तभी तक है जब तक आप जॉब में हो। किसी कारणवश आपने, लेट्स से आजकल सबैटिकल का बड़ा दौर है, लोगों ने सबैटिकल लिया हुआ है कि मैं 1 हफ्ता 10-15 दिन लगा के आऊँगा फिर नेक्स्ट जॉब ज्वाइन करूँगा, उस पीरियड में आपको कौन कवर कर रहा है? तो आपको ये कंपनी जो दे रही है वो एक वैल्यू ऐड है कि आपके लिए वो कर रहे हैं, बट आपको अपना पर्सनल टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ताकि किसी भी कारणवश अगर गैप आ रहा है आपकी जॉब में या कोई ऐसी कोविड की सिचुएशन आई है जहाँ लोगों को कंपनी ने कम किया है जॉब में से, तो आप कवर रहें। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये पहला स्टेप है आपकी इन्वेस्टमेंट का। पोर्टफोलियो बाद में क्रिएट कीजिए, पहले इन्वेस्ट कीजिए अपने अच्छे टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है राधिका, और दिवाली का मौका है, तो बिना गोल्ड सिल्वर बाइंग के तो पोर्टफोलियो क्रिएशन इनकम्प्लीट है। 2 चीज़ें आपसे, एक तो कितना परसेंटेज एलोकेशन होना चाहिए। पहले हम बात करते थे टोटल पोर्टफोलियो में 5% एलोकेशन रखें, लेकिन अब ये एलोकेशन बढ़ा है। कितना आइडियल एलोकेशन होना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से? प्लस आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ETFs हैं, फिजिकल बाइंग भी है। आप कौन सा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटर है? गोल्ड बोलते ही मेरा स्माइल और बढ़ गया। ओके, हाँ, गोल्ड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। 5 to 10% इज अ गुड पोर्टफोलियो, बिकॉज वो हमेशा गोल्ड काउंटर चाहता है एंड लास्ट 10 ईयर्स से 9-10% रिटर्न्स भी दे रहा है, बट थोड़ा सिक्लिकल है, लॉन्ग टर्म सिक्लिकलिटी है, बट 5 to 10% इज अ गुड एलोकेशन विच वी कैन हैव इन गोल्ड एंड सिल्वर। अभी बहुत सारे ऑप्शंस है खरीदने का गोल्ड का, फिजिकल तो है ही, बट आई वुड रिकमेंड डिजिटल गोल्ड, बिकॉज अल्टीमेटली सेफ्टी भी है एंड लाइक कुछ भी हो जाए इट्स ईजियर फॉर पीपल टू फाइंड द फिजिकल डिजिटल गोल्ड एंड डीमैट के थ्रू। सो 2 ऑप्शंस, एक तो ETFs है विच इज बेसिकली गोल्ड प्राइस जो है उसी प्राइस पे आप डिजिटली खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, NSE BSE दोनों में खरीद सकते हैं। उसके अलावा अभी इन दिनों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है विच इज ओवर एंड अबव द अप्रिसिएशन ऑफ गोल्ड प्राइसेस आपको 2.5% एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलता है विच इज गारंटीड इंटरेस्ट। एंड व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट इंटरेस्ट इज इट इज टैक्स एफिशिएंट। यूजुअली 8 years का 7 years और 8 years का टर्म रहता है, बट 5 to 6 years के बाद यू कैन ट्रेड इट ऑन द एक्सचेंजेस एंड इट इज टैक्स एफिशिएंट आफ्टर दैट। देयर आर नो टैक्स फॉर दैट। सो आई थिंक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन विच इज गारंटीड इंटरेस्ट ऑफ 2.5 ओवर एंड अबव द गोल्ड एप्रिसिएशन। ओके, एक क्विकली एक चीज़ और, आप क्योंकि साउथ से हैं राधिका, और वहाँ तो
there's a special place for gold in their heart, in their investment and their bodies. in their bodies. तो फिजिकल बाइंग आप पर्सनली क्या ज्यादा करती हैं, फिजिकल ज्वेलरी बाइंग या डिजिटल गोल्ड बाइंग? आई एम नॉट ए टिपिकल पर्सन, आप तो गोल्ड ही नहीं खरीदते. आई रिमाइंड्स मी, आई टेल माय हस्बैंड दैट वील गो गोल्ड शॉपिंग टुडे, बट टिपिकली डिजिटल गोल्ड. ओके, डिजिटल गोल्ड. अच्छा, क्विकली सम अप करने से पहले क्षितिज 5 इन्वेस्टमेंट टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए. सो मैं टिप नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास लर्निंग्स हैं. टिप इज़ नॉट अ राइट वे टू आंसर दिस. आई थिंक सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि दैट इनफैक्ट सभी दर्शकों को मैं बताऊंगा, आज आई एम वेरी हैप्पी कि मैं पहली बार हम तीनों जो बैठे, हम तीनों मैराथनर्स हैं, हम तीनों फिटनेस फ्रीक हैं. सो इन्वेस्टिंग इज़ नॉट 100 मीटर रेस, वो एक मैराथन है, एक लॉन्ग टर्म आपका मैराथन है. नंबर 1. सेकेंड, कंपाउंडिंग वर्क्स अगर आप समय देंगे. देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जो फॉर्मूला बड़ा क्लियर है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r रेज़्ड टू पावर t. हम रिटर्न पे फोकस करते हैं, पर पावर पे टाइम है. आप समय देंगे तो आपका काम बनेगा. इक्विटीज़ को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. मतलब इट कैन सरप्राइज यू इन द लॉन्ग रन. मतलब कम से कम 10 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनका NAV 1000 से ऊपर है. म्यूचुअल फंड हैज गॉन 100 टाइम्स, 10 की NAV से 1000 हुए हैं. फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट आपका गोल प्लान अगर इंटैक्ट है, देन जस्ट फोकस ऑन दैट. एंड फिफ्थ सबसे बड़ा टिप जो मैं आप टिप बोल रहे हो तो मैं टिप दूंगा कि दैट एक टिप दे रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है इंडिया. यू नो, आप इंडिया पे बेट कर दीजिए. ये डिकेड हमारा है. एंड आई एम सो हैप्पी जितने भी पार्टिसिपेंट लोग हमें देख रहे हैं. रिटेल इन्वेस्टर्स ने इंश्योर किया है पिछले 1.5 साल से कि कितनी भी बड़ी सेलिंग आई FI की, वी आर होल्डिंग आवर फूड्स. तो आई थिंक इंडिया शुड डू वेल. यहाँ से मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ इंडिया के अंदर और बाहर, एंड इतनी पॉजिटिविटी इंडिया को लेके मैंने पहले कभी पिछले 22 साल में नहीं देखी है. तो आई थिंक सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, एंड इंडिया यहाँ से बहुत अच्छा करेगा. मेरा एक पॉइंट है. हाँ. जैसे हम लोग फॉर्मल एजुकेशन करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं. हम तो 20 इयर्स फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, हम कभी फॉर्मली नहीं पढ़ा है अपना पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं. सो मेरा सबके रिक्वेस्ट है, जैसे आप सब चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल फाइनेंस को भी एक गो डीपर, अंडरस्टैंड क्या है, टिप के बलबूते पे इन्वेस्ट मत करिए, पर समझने का कोशिश करिए. तो यही एक लर्निंग है आप जो शेयर करना चाहते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स आप बता? यही मेरा लर्निंग है. ओके, तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करना, और हमारे दोनों ही एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि किन बेसिक बातों का आपको ख्याल रखना है. और ये एक ऐसी लर्निंग है जो अब तक अगर आपने नहीं की है तो कीजिए. अपने बच्चों को भी यंग एज से सिखाइए क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की, और तब आप किस तरीके का इन अ लेटर एज फाइनेंशियल फ्रीडम फील करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए, उम्मीद करते हैं अगर अब तक आपने अपने पोर्टफोलियो क्रिएशंस नहीं किए हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है, तो अब आप करेंगे और इस दिवाली से इस निवेश की शुरुआत कीजिए. एक बार फिर से हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली. शुक्रिया क्षितिज और राधिका आने के लिए शो में और हमारे व्यूअर्स की मदद करने के लिए और उनको तमाम इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए. उसी के साथ स्पेशल शो में इतना ही. नमस्कार.